नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए हम प्रैक्टिस सेशन को लगातार कंटिन्यू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। बस आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। हम लोग रेलवे एएलपी का नोटिफिकेशन आने से पहले सब चीज़ क्लियर कर चुके होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर। कल आपसे हम दो सवाल पूछे थे। कल आपसे हम पहला सवाल पूछे थे एक्वारेजिया से। एक्वारेजिया में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, साथ साथ में उसका रेशियो क्या होता है। एसिड कौन सा पाया जाता है मतलब कौन सा अम्ल होते हैं, और उसका रेशियो मतलब उसका अनुपात क्या होते हैं। तो एक्वारेजिया में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। अधिकतर बच्चे तो एसिड के बारे में बता चुके थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 पाया जाता है, लेकिन रेशियो में बहुत से बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन है कि इसका रेशियो क्या होगा। देख लीजिए, आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे HNO3 है नाइट्रिक एसिड का, साथ साथ में HCl है। अब हम मान लेते हैं कि जो 3 यहाँ पे है, देखिए बेस में, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है। इस 1 को इधर ले जाइए और इस 3 को इधर ले आइए। 1 को यहाँ पे ले आइए और 3 को यहाँ पे ले आइए, तो 1:3 होगा। किसका रेशियो? HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl और HNO3 का रेशियो पूछ ले तब इसका 3:1 हो जाएगा। एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर पूछता है ना, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जामिनर एग्जाम में दोनों तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। HNO3 का रेशियो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो पूछ सकता है, या फिर HCl और HNO3 का रेशियो पूछ सकता है। कैसे पूछता है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका आंसर उसी पर डिपेंड होना चाहिए। अगर HCl और HNO3 का देगा तो 3:1 में करके आइएगा। अगर HNO3 और HCl पूछेगा तब आपको 1:3 में करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे आइए। आपसे हम दूसरा सवाल पूछे थे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के अभी तक टोटल कितने साइट को शामिल किया गया है। तो टोटल अभी तक 40 साइट को शामिल किया गया है भारत से। लास्ट 2021 में 2 साइट को शामिल किया गया था, 39वां नंबर और 40वां नंबर। जो आपका 39वां नंबर है ना, ये आपका तेलंगाना में एक है मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। आपका 40वें नंबर का है गुजरात, जो कि आपका धौलावीरा शहर को दिया गया है। कौन सा? धौलावीरा शहर को, जो कि गुजरात में है, इसको 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया गया है। याद रखिएगा, टोटल 40 है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछता है, कल भी आपका बताए थे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर कहीं भी देता है, कहीं भी नहीं भी देता है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है, यहीं पे पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या क्वेश्चन है? जब प्रकाश का किरण वायु से यानी एयर से कांच में प्रवेश करता है, ग्लास में प्रवेश करता है, तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, समान बना रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड के आपके पास टाइम है। मैं यहाँ आंसर बताने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले इसका जवाब दीजिए। कोई भी लाइट एक मीडियम, मान लीजिए मीडियम मेरा M1 है, ये मेरा मीडियम M2 है। ठीक है, तो कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। देख लीजिए, यहाँ पहला मीडियम था, पास करके दूसरा मीडियम में आ गया। तो आपको बताना है कि ये आपका लाइट का अपवर्तन है, अपवर्तन है, या फिर ये लाइट का यानी प्रकाश का परावर्तन है। अपवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये लाइट का रिफ्रैक्शन है या फिर लाइट का रिफ्लेक्शन है। पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना,
तो वो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट एक मीडियम से आती है ना तो दोबारा टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में आने से पहले एक सवाल का और जवाब दीजिए। देख लीजिए, जब भी लाइट एक मीडियम, मान लीजिए M1 मीडियम है, ये M2 मीडियम है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो उसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, समान बना रहेगा, ये तो खत्म, इनमें से कोई नहीं, ये भी खत्म। यानी इसका कहने का मतलब है तरंग दैर्घ्य या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम आपका रेयर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है, यानी आपका मीडियम विरल माध्यम है या फिर सघन माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम को हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले ये बताइए। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम डिसाइड करने का मेन फैक्टर है डेंसिटी। उसका हम डेंसिटी से पता करते हैं कि वो रेयर होगा या फिर डेंसर होगा। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व से हम मापते हैं। एयर देखिए, जो एयर का पार्टिकल होंगे, अणु होंगे, ये दूर होंगे या फिर पास पास होंगे, तो आप बोलोगे दूर दूर होंगे, इसका पार्टिकल दूर दूर होंगे एज कंपेयर टू कांच। कांच के जितने भी पार्टिकल होंगे ना, ये पूरा कॉम्पैक्ट होंगे, एकदम सटा हुआ होंगे। ठीक, कुछ इस तरह से। आप बताइए, जो डेंसिटी है, घनत्व है, इसका यूनिट क्या होता है। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मतलब आयतन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आयतन का, तो बोलोगे कि मीटर क्यूब होता है। यानी आपका अगर 1 मीटर क्यूब आप कोई वॉल्यूम लेते हो, मान लेते हैं कि ये इसका हम वॉल्यूम ले लिए 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने केजी पार्टिकल है ना, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो बताइए कौन सा मीडियम का, कांच वाले मीडियम का या फिर एयर वाले मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे कांच वाले मीडियम का ज़्यादा डेंसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल हैं एक यूनिट वॉल्यूम में या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। देख लीजिए, यहाँ पर 1 मीटर वॉल्यूम में कम पार्टिकल है, इसीलिए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, कांच का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए, हम मान लेते हैं कि जो मेरा मीडियम 1 था और ये मेरा मीडियम 2 था। मीडियम 1 को हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम, मतलब इसका डेंसिटी कम होगा। रेयर क्या बोलेंगे हिंदी में, हम विरल माध्यम बोलेंगे। और M2 को हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब सघन माध्यम। तो बताइए कौन विरल होगा, कौन सघन होगा। तो वायु आपका विरल माध्यम हो जाएगा, एयर हम यहाँ पे ले लेते हैं। और ग्लास का क्या होगा, ग्लास नीचे में आ जाएगा क्योंकि ये सघन हो जाएगा। क्या, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में प्रवेश करेगा ना, तो उसका तरंग दैर्घ्य, उसका वेवलेंथ आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि कोई भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता ना, तब उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है लाइट आपका कांच से वायु में जाती ना, तब उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता। आपको 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला, वेवलेंथ इसका चेंज होगा। ठीक है, वेवलेंथ इसका चेंज होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, जब आपका लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तब आपका बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइट आपका एयर से ग्लास में आ रहा था, यानी कांच में आ रहा था, यानी उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुर्की में भूकंप आने के कारण भारत सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन देवी शक्ति या फिर ऑपरेशन मेघदूत।
ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तुर्की में भी अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। तुर्की का नया नाम तुर्कीये कर दिया गया है, ठीक है। और आपका तुर्की का कैपिटल क्या है, राजधानी कहाँ पे है, अंकारा में है, ठीक है। चलिए आइए, ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तुर्की में भूकंप आने के कारण भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब आइए ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया गया था। पता है ना, अभी लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और रसिया में, तो वहीं से बच्चों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, पता है ना, तालिबान ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ से भारतीय को निकालने के लिए, हिंदुस्तानी लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत को 1984 में भारत सरकार के द्वारा सियाचिन फतह के लिए स्टार्ट किया गया था। सियाचिन फतह, सियाचिन एक ग्लेशियर है, ठीक है, यहीं पे पाकिस्तान अपना डेरा डाल चुका था। इसी पे फतह हासिल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कब चलाया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, 1984 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर आखिर है कहाँ, तो ये आपका काराकोरम रेंज में है। काराकोरम रेंज या फिर काराकोरम, इसको हम श्रेणी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेंज और हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है यानी यहाँ पर बर्फ होंगे, तो यहीं से एक आपका नदी निकलता है। इसी नदी का बार बार एग्जाम में पूछता है कि नदी कहाँ से निकलती है। आपको याद रखना है नुब्रा रिवर। कौन सा, नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। नुब्रा नदी कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, यानी बॉडी में टिश्यूज, ऊतक का मतलब होता है टिश्यूज, तो टिश्यूज का प्रोडक्शन किससे होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के मदद से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। और ऊतक को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का स्टडी पूछता है कि टिश्यू का स्टडी यानी ऊतक का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, हिस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है ये अध्ययन और हिस्टो का मतलब होता है ऊतक। बहुत से सेल मिलकर, माने बहुत से कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ये तो पता होगा। सेल का स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का उपयोग से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको हम बताए थे कि प्रोटीन आपका 20 एमिनो एसिड मिलता है ना, तब आपका एक प्रोटीन अणु का निर्माण होता है 20 एमिनो एसिड के कारण, ठीक है। प्रोटीन से आपको बताए थे कि हमारे शरीर में प्रोटीन कमी होने के कारण मरास्मस रोग हो सकता है, साथ साथ में क्योशीयोर का रोग हो सकता है। आपको हम बताए थे कि प्रोटीन आपका हार्मोन में भी पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि हार्मोन में निम्न में से क्या पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, प्रोटीन पाया जाएगा। साथ साथ में एंजाइम में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछता है एग्जाम में, रेलवे में कितनी बार पूछा हुआ है कि सांप के विष में कौन सा चीज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा, क्या बताओगे, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के कंस्टिट्यूएंट से नाम पूछता है कि यानी प्रोटीन आपका कौन कौन से मिनरल से होकर बना हुआ होता है, तो प्रोटीन आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन होता है। इसमें नाइट्रोजन याद रखिएगा, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा में है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अभी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन आपका एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को एनर्जी प्रदान कराता है, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान कराता है।
आप देखते होंगे ग्लूकोज देते हैं धावक को दौड़ने कूदने फाड़ने के बाद, केला देते हैं। तो ये केला और ग्लूकोज क्या है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन आपके बॉडी के निर्माण के लिए, आपको शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथिलेश सिंह नाम का एक बालक, और मिथिलेश सिंह कौन है, ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, हरे रंग का एक टाई बांधता है। मतलब मिथिलेश एक हरे रंग का टाई बांधता है और उसको लाल रंग के प्रकाश में यह टाई कैसा दिखाई देगा। मिथिलेश हरे रंग का टाई पहनकर लाल रंग के प्रकाश में चला जाता है। अब मिथिलेश को यह टाई किस कलर का दिखाई देगा, आपको वही बताना है। ऑप्शन है हरा, लाल, उजला या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मिथिलेश को हरा रंग का टाई लाल रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम ब्लैक नहीं देके इनमें से कोई नहीं देंगे। बहुत से बच्चों को यहाँ पे उजला ध्यान में आया होगा कि उजला दिखाई देगा, लेकिन नहीं, क्या याद रखना है, काला दिखाई देगा। यहाँ पर मिथिलेश को हरा रंग का टाई जब हरे रंग के प्रकाश में जाता ना तब उसको हरा दिखाई देता, या फिर हरे रंग का टाई वाइट प्रकाश में जाता, श्वेत प्रकाश में जाता, तब उसको हरा दिखाई देगा। बाकी हरा रंग का टाई पहनकर कोई भी प्रकाश में चला जाए, लाल, पीला, नीला कुछ में चला जाए ना, तो उसको ब्लैक नजर आएगा। आपको हम बता चुके हैं हरा कहाँ पर दिखाई देगा, तो हरा कलर में दिखाई देगा, साथ साथ में श्वेत कलर यानी व्हाइट कलर में दिखाई देगा। बाकी सभी कलर में मिथिलेश का टाई ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने खोज किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल लैंडस्टेनर, ये आपका ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। ब्लड ग्रुप यानी ब्लड समूह का, कि आपका ब्लड कौन सा है, ए ग्रुप का है, ए बी ग्रुप का है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव है। कौन खोज किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर भाई साहब ने किए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने किसका खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो सेल का न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अणु में भी न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, तो अणु में न्यूक्लियस और नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड भाई साहब ने किया था। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये आपका सेल है, ये आपका कोशिका है। तो कोशिका का नाभिक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन अणु का कोशिका का खोज अणु का नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है और आज का लास्ट सवाल, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास को लिखा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आनंद मठ उपन्यास से ही हमारा राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है बताइए, राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गीत के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा है, वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रीय जो गान है ना, राष्ट्रीय गान, ये है आपका जन गण मन। ठीक है, आप बता दीजिए कि जो मेरा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये फर्स्ट टाइम कब गाया गया था। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे यहाँ पूछे जो मेरा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो जन गण मन है इसका लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे राष्ट्रीय गान को लिखे थे और फर्स्ट टाइम 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था।
अब बता दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर का आपसे हम बताए थे कि 1913 में फर्स्ट टाइम इनको नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। कौन से बुक के लिए मिला था? तो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में मिला था, यानी लिटरेसी के एरिया में मिला था। कौन से बुक के लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गीतांजलि या फिर गीता रहस्य, दोनों लगभग सेम साउंड आता है सुनने में। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? गरम दल से संबंधित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे लिखा था? तो म्यांमार का मांडले जेल में लिखा था। ये भी बुक इम्पोर्टेंट है, लेकिन म्यांमार का मांडले जेल में इसको लिखे थे। ठीक है, हम गीतांजलि पुस्तक का बात कर रहे हैं। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का भी उपाधि दिया था, इस बात को भी ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गुरुदेव के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर सी है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की आईएनसी का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष थी। और महात्मा गांधी के बारे में बता चुके हैं कि 1924 में थे, दोनों साथी थे। याद रखिएगा, 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, और आपका सरोजनी नायडू 1925 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे हम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।